यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको एग्ज़ाम में रखे हुए मिलने वाले हैं, स्पेशली जिनका 11 तारीख को आरएमएल का एग्ज़ाम है। रिसेंट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आरएमएल के लिए, सिस्टर ग्रेड सेकेंड के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 9 फरवरी 2023 को, तो 18 सेंटर में पेपर लीक हुआ था। यदि आपने अभी तक नोटिफिकेशन चेकआउट नहीं किया है प्लीज़ चेक कर लें। जिन्होंने आरएमएल का फॉर्म भरा था ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पेपर 18 सेंटर पर क्या हुआ था, लीक हुआ था, जिससे इन 18 सेंटर्स के कैंडिडेट का पेपर फिर से होने वाला है, जो कि 11 मार्च आपके लिए डेट दी गई है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक अलग अलग सिटी में पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। आपको जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए पेपर होने वाला है, जो 18 सेंटर के लिए पेपर लीक हुआ था वहाँ के लिए आपको 7 मार्च को आपके लिए वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, वो अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। आरएमएल का जिन्होंने पेपर दिया था उनको पता होगा पेपर किस तरीके का आया था। ऑलरेडी चैनल पर पेपर अपलोडेड है, मेमोरी बेस्ड पेपर जो अरेंज हो पाया था वो आपके लिए अपलोड कर दिया था चैनल पर, तो आप लोग प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आज के बारे में, आज आप क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास होगी आपकी मेनली फैमिली प्लानिंग को लेके। फैमिली प्लानिंग मेथड में कौन कौन सी मेथड्स आपको एग्जाम में आ सकती हैं, कब इनको यूज़ कर सकते हैं, ऑल ओवर थिंग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है आपका, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन रहता है जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उसमें, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बोथ ए एंड बी या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मोस्टली जितनी भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होता है। तो जितनी भी कंबाइंड ओसीपी होती हैं, कंबाइंड ओसीपी में क्या होगा, लो डोज रहेगा सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। और जो ओसीपी है यहाँ पर हार्मोनल पिल्स रहेंगी, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेंगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हमेशा ओव्यूलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं, सप्रेस करने का काम करती हैं, जिससे ना तो एग जो ओवम है या फिर हम जो एग कह सकते हैं, ना तो वो ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन में था कि कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा हार्मोन रहेगा, वो हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फैमिली प्लानिंग मेथड होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती हैं, ये जनरली 2 तरीके की होती हैं। एक होती है परमानेंट, दूसरी होती है स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड को हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें आप परमानेंटली अपने आप को बच्चा पैदा करने से नहीं रोक सकते। परमानेंट में क्या होगा कि आपका स्टरलाइजेशन हो जाएगा, मेल का हो सकता है, फीमेल का हो सकता है। मेल स्टरलाइजेशन को कहा जाता है वैसेक्टोमी, फीमेल स्टरलाइजेशन को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्पेसिंग मेथड होती हैं, तो स्पेसिंग मेथड में आपकी नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स आ सकती हैं, बैरियर या फिर हम जिसको मैकेनिकल भी कह सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आ सकती हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकती हैं, इमरजेंसी पिल्स हो सकती हैं, पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड्स हो सकती हैं। क्लियर। तो ये तो मेथड हो गई कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके। फिर यहाँ पर आती है फर्स्ट जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, जिसको हम कहेंगे होती है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। एग्जाम में आती है। लैक्टेशन का मतलब है कि फीड करा रहे हैं आप, आपके बेबी को आप फीड कराते हैं। तो LAM जो लैक्टेशनल एमनोरिया फैमिली प्लानिंग मेथड है, ये जनरली क्या करेगी, किन कंडीशन को स्टिमुलेट करेगी। फर्स्ट थिंग, ये कब तक इफेक्टिव है, यदि LAM आपको पूछते हैं तो ओनली 6 मंथ तक, जब माँ क्या हो, एमनोरिक हो। फर्स्ट, बेबी इज अंडर 6 मंथ। सेकेंड थिंग, मदर इज स्टिल एमनोरिक, मतलब पीरियड्स नहीं आ रहे। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हुई है उस ब्लीडिंग के स्टॉप होने के बाद से लेके अभी तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वो सिचुएशन कहलाएगी स्टिल एमनोरिक। एंड सी प्रैक्टिस ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब डे नाइट ओनली माँ अपने बच्चे को ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाती है, तभी ये एमनोरिक मेथड क्या करेगी, इफेक्टिव होगी। अदरवाइज आपने और कोई मेथड नहीं अपनाई तो आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एक केस आपने गांव में स्पेशली विलेज एरिया में देखा होगा कि एक बच्चा 6 महीने का है, दूसरा बच्चा आपके पेट में आ गया, मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए। तो इसी मेथड के चक्कर में भी कुछ कुछ केस में ये मेथड फेल भी हो जाती है। यहाँ पर ये मेथड किस तरीके से काम करेगी, जब बेबी निपल को सक करेगा
तो स्टिमुलेशन होगा, और जो स्टिमुलेशन होगा मदर के ब्रेन को ट्रिगर करेगा, और जो ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन रिलीज होंगे उन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के साथ साथ क्या करेगा, एमनोरिया की सिचुएशन कॉज करेगा। ना पीरियड आएंगे, ना प्रेगनेंसी होगी, ना एग रिलीज होंगे। क्लियर। फिर आती है यहाँ पर जो हमने पढ़ा है आईयूडी मेथड। तो जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं ये यहाँ पर 3 तरीके की होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं इनको नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं। मतलब इनमें किसी भी तरीके का ना तो हार्मोन रहेगा और ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके की मेडिसिन होंगी। तो यहाँ पर क्या है, लिपेज लूप, स्पाइरल्स, कॉइल्स, वॉस, मेनली इस लिपेज लूप है जो यूज़ किए जाते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी के हैं, जो कि पॉलीथीन, वायर और प्लास्टिक के बने हुए रहेंगे, जो कि एस शेप में रहते हैं। इमेज एग्जाम में आती है क्या है, लिपेज लूप, और ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है। फिर आता है मेडिकेटेड आईयूडी। मेडिकेटेड में आपकी आती हैं सेकेंड और थर्ड जनरेशन। मेडिकेटेड का मतलब है यहाँ पर कुछ हार्मोन्स रहेंगे, क्या रहेंगे, हार्मोन्स रहेंगे जो कि क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जिसके कारण ओव्यूलेशन में या फिर प्रेगनेंसी को कंसीव करने से रोका जाएगा। तो इसमें आती है सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन जो आईयूडी है, सेकंड जनरेशन आईयूडी में क्या है, कॉपर रहेगा, क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर रही सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में क्या रहेगा, कॉपर T380 है जो कि 10 साल के लिए इफेक्टिव होती है। कॉपर T200B मल्टी लोड जिसमें 250 और 375 और नोवा टी है। क्या है ये, मेडिकेटेड आईयूडी या फिर हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी इनको कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपर T380 के ए के बारे में। कॉपर T380 इस तरीके से रहेगी, इट्स अ टी शेप्ड डिवाइस मेड अप ऑफ पॉलीथीन होल्डिंग 380 ऑन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ कॉपर। तो ये क्या है, पॉलीथिलीन होल्डिंग टी शेप डिवाइस है, कॉपर रहेगा इसमें। इसकी सेल्फ लाइफ होती है 10 साल। यदि आप 10 साल के लिए प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो इसको लगवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बीच में कंसीव करना चाहते हैं तो इसको निकलवा भी सकते हैं। आपने कॉपर T380A आज लगवाई, लेकिन आप चाहते हैं कि 1 साल बाद 6 महीने बाद आपको कंसीव करना है, बच्चा चाहिए है, तो आप इसको निकलवा भी सकते हैं। फिर आती है 200B। यहाँ पर ये जो हमने सीक्वेंस वाइज पढ़े उन्हीं को डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। तो फिर आती है कॉपर T200B। ये इसकी लेंथ होती है 3.6 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी, विड्थ होती है 3.3 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया इसका एग्जाम में आता है तो होता है 200 mm²। इसको मार्केट में हम प्रेगना नाम से भी अवेलेबल होती है और ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत भी अवेलेबल होती है। इसकी सेल्फ लाइफ होती है 3 साल। यदि आप कम टाइम के लिए कॉपर टी लगवाना चाहते हैं तो 200 भी लगवा सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ क्या है, 3 साल बस। फिर यहाँ पर आती है, देखिए इमेज दी हुई है, ये क्या है, ये सब सेकंड जनरेशन आईयूडी है, कॉपर टी है। जो कॉपर टी है सेकंड जनरेशन वाली आएंगी इसमें। T200 मल्टीलोड 375, कॉपर T380 है, लेवोनिजेस्ट्रोल कंटेनिंग आईयूडी, जिसको LNG एंड IUS के नाम से जाना जाता है। थर्ड वन होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और थर्ड जनरेशन आईयूडी। इसमें आता है प्रोजेस्टासाइड, मिरेना। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है इसको थर्ड जनरेशन आईयूडी कहा जाता है। याद रखें आप, फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें नॉन मेडिएटेड होंगी, कोई मेडिसिन नहीं, कोई हार्मोन्स रहेंगे। सेकंड जनरेशन में कॉपर टी वाली आएंगी पूरी। थर्ड जनरेशन वाली हार्मोन वाली रहेंगी जो कि हार्मोन को रिलीज करेंगी, जिसमें फर्स्ट आती है प्रोजेस्टासाइड, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा। डेली 65 mg पर डे के हिसाब से प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा और 1 साल के लिए इफेक्टिव रहेगी। फिर आती है मिरेना जो कि 99% इफेक्टिव है, इसके फेलियर रेट बहुत ही कम है। डेली 20 mg लेवोनिजेस्ट्रोल रिलीज करेगी। तो प्रोजेस्टासाइड में प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, मिरेना में लेवोनिजेस्ट्रोल हार्मोन रहेगा, 5 साल के लिए इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है जो प्रोजेस्टासाइड के बारे में हमने पढ़ा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो प्रोजेस्टासाइड है क्या, हार्मोनल हो गई, ये क्या करेगी, यूट्राइन लाइनिंग के लिए क्या करेगी,
मोटा बनाएगी, थिनिंग करेगी एक तरीके से, जिसके कारण सर्वाइकल म्यूकस और स्पर्म क्या रहेंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे, फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। ये रही यहाँ पर लिपेज लूप, प्रोजेस्टासाइट एंड मिरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, वो है आपका स्पर्मिसाइड। आई होप आपको तीनों जनरेशन आईयूडी की समझ में आ गई हो। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मैसेज करके, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लीव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे इज। टुडे नाम का स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इस टुडे स्पर्मिसाइड में कौन सा स्पर्मिसाइड रहेगा? एमपीए होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 होगा, 9 नॉनऑक्सिनाइल होगा, फिर नॉरएथेस्ट्रोन रहेगा। कौन सा यहाँ पर स्पर्मिसाइड होगा टुडे में? टुडे में जो स्पर्मिसाइड होगा वो होगा 9 नॉनऑक्सिनाइल। ये देखिए यहाँ पर वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव है ये जनरली किस तरीके से इफेक्टिव होगी स्पर्मिसाइड? ये बिफोर सेक्स, मतलब सेक्स करने के, इंटरकोर्स करने के पहले इसको यूज़ किया जाएगा, जिससे जो सीमेन के साथ जो स्पर्म आएंगे उनको मारा जा सके और फर्टिलाइजेशन को कंसीव करने को रोका जा सके। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी बैरियर मेथड हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो बैरियर और मैकेनिकल मेथड सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली होती है कॉन्डोम, फिर यहाँ पर डायफ्राम भी है, कॉन्डोम भी है, वेजाइनल स्पंज ये सभी बैरियर मेथड में आएंगी। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी में आपका आएगा, जो कि एस शेप रहेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मल्टीलोड डिवाइस रिफर्स टू विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो मल्टीलोड डिवाइस है किस टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन में आएंगी? फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कि मैकेनिकल मेथड में? मल्टीलोड डिवाइस में आपने पढ़ा है कॉपर टी 250 एंड 375। ये दोनों कौन सी जनरेशन की हैं? ये है सेकेंड जनरेशन की। किसकी? सेकेंड जनरेशन आईयूडी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इन कॉपर टी 200 द नंबर डिनोट्स। तो यहाँ पर आपको 375 भी पूछ सकते हैं, फिर 200 पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पर नंबरिंग है क्या डिनोट करती है? वेट इन माइक्रोग्राम, सरफेस एरिया, वेट इन मिलीग्राम या फिर वॉल्यूम ऑफ डिवाइस। तो ये जो कॉपर टी 375 हो गया, 200 हो गया, इसमें जो 200 है, 375 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सरफेस एरिया। कितना? सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन इज द एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ। ए क्वेश्चन त्रिपुरा CHO का सबसे फेमस क्वेश्चन है, 3 बार पेपर हुआ, तीनों बार ये क्वेश्चन आया है त्रिपुरा CHO एग्जाम में। एलिजिबल कपल्स किस कैटेगरी के कपल कहलाएंगे? जिनकी उम्र 18 से 35 साल हो, 15 से 45 साल हो, 18 से 40 साल हो कि 20 से 30 साल हो। तो ऐसे कपल एलिजिबल कपल कहलाएंगे जिनकी उम्र 15 से 45 साल तक हो। 15 से 45 क्यों? एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रहेगा, फीमेल में मेंसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर एलिजिबल कपल में ओनली सिंगल फीमेल नहीं आएगी, दोनों कपल आएंगे, मेल फीमेल आएंगे। तो जिनकी उम्र 15 से 45 साल तक हो वो एलिजिबल कपल की कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन इज। वुमेन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होगी? माला डी, माला एन, लेवोनोजेस्ट्रॉल या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मार्केट में आईकेन, आईपिल अवेलेबल होती हैं, वो क्या है? सभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं। और उनमें कौन सा हार्मोन होता है? तो उनमें होता है लेवोनोजेस्ट्रॉल, जो कि विदिन 72 आवर के यूज़ कर ली जाती हैं। आफ्टर इंटरकोर्स के विदिन 72 आवर के अंदर उनको यूज़ करना होता है। तो क्या है? लेवोनोजेस्ट्रॉल पिल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आता है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस जो कि लैक्टेटिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, उसके लिए कौन सी मेथड बेस्ट होगी? मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटाक्रोमॉन्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो पिल माँ के लिए, जब माँ फीड कराती है अपने बच्चे को, लैक्टेटिंग मदर है, नर्सिंग मदर है, तो मिनी पिल बेस्ट रहेगी, क्योंकि इस पिल में, मिनी पिल में क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। क्या होगा? ये रही मिनी पिल्स।
जो कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन होगा जो कि कम अमाउंट में होगा, और जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको भी क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। जनरली ये 99% तक इफेक्टिव रहेंगी। तो यदि मिनी पिल आपको ना पता हो तो आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी कह सकते हैं, जो कि लैक्टेटिंग और नर्सिंग मदर के लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। सहेली मार्केट में नाउअडेज सहेली भी अवेलेबल हैं, जो कि वंस अ वीक टैबलेट कहलाती हैं। छाया जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में रहेंगी, फ्री सप्लाई रहती हैं, सेल के लिए नहीं है। क्या है, सहेली है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, और जो सहेली है वंस अ वीक पिल के नाम से भी मार्केट में रहेगी, और इसका जो केमिकल है वो क्या है, और में लॉक्सीफेन पिल्स या फिर इसको सेंटोक्रोमेन नाम से भी अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी डिपॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर डेपो प्रोवेरा के नाम से भी अवेलेबल होता है मार्केट में। और यहाँ पर हर 3 महीने में, कब, एवरी 3 मंथ में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है, हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलरली इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या, डेपो प्रोवेरा के नाम से भी ये अवेलेबल रहेगा। फिर मार्केट में शॉट, क्या है, शॉट के नाम से भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि हर 3 महीने में लगाया जाता है। ये किस तरीके से एक्ट करेगा, सप्रेस द ओवुलेशन, कीपिंग योर ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एन एग। तो ये यहाँ पर ओवुलेशन को सप्रेस करेगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो किस तरीके से आप कंसीव कर सकते हैं। और ये जो DMPA है, इसको जो गवर्नमेंट सप्लाई में भी इसको नया लाया गया है, क्या है, अंतरा के नाम से। आपको यदि DMPA नहीं आता है तो अंतरा याद रख सकते हैं आप, जो कि सेम नाम है, हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, सेफ पीरियड का मतलब होता है ऐसा ड्यूरेशन जब आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिना अपनाए कंसीव करने से बच सकते हैं। मतलब बेबी प्लान नहीं किया है आपने, लेकिन वो दिन सेफ है, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप सेफ डेज में हैं। ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेंथ ऑफ ओवुलेशन या लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज। सेफ पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कितने दिनों में आती है, हर 30 दिन में आती है, हर 28 दिन में आती है कि 37 दिन में आती है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो क्या कहलाएगा, सेफ पीरियड। और सेफ पीरियड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से, कि कितने दिनों में आपके पीरियड्स आते हैं, रिपीट होते हैं। यदि 6 मंथ तक कंटिन्यूस उसी वे में आते हैं तब आप उस सेफ पीरियड वाली मेथड को अपना सकते हैं। अदरवाइज जो आपको लगता है कि आपके सेफ डेज हैं उसमें आपने सेक्स किया, इंटरकोर्स किया, आप कंसीव कर सकते हैं। फेलियर रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड इज सीक्रेटेड बाय द किडनी। कौन सा हार्मोन है जो बीपी को रेगुलेट करेगा आपके, लेकिन किडनी से सीक्रेट होता है, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजिन। सबको पता है कि जो हार्मोन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो एंजियोटेंसिनोजिन हार्मोन। ये क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, किडनी इसको सीक्रेट करेगी इस हार्मोन को। इसीलिए जब भी बीपी बढ़ता है तो बीपी वाले मरीज को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ में फ्रूसेमाइड या फिर डायरेटिक्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ। तो इनमें से लाइफ का फीचर कौन सा नहीं है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस या फिर ऑर्गन सिस्टम। फीचर ऑफ लाइफ कौन सा नहीं है, तो वो है आपका यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम। ग्रोथ है आपकी, ग्रोथ एंड चेंज, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्सिवनेस किसी भी चीज़ को लेके, होम्योस्टेसिस होना चाहिए, सेल्स का बनना जरूरी है, ऑफस्प्रिंग, जो आपके ऑफस्प्रिंग का मतलब है आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो गुण हैं, जो आपके जीन्स हैं, आपके अपकमिंग बच्चों में जाएंगे, तो क्या है, पासिंग ट्रेट्स इनटू ऑफस्प्रिंग। तो क्या है, फीचर ऑफ लाइफ है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम फीचर ऑफ लाइफ में आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पॉलिशिंग ऑफ राइस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो यदि आपने चावलों की पॉलिशिंग की तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा, नियासिन का,
विटामिन ए, थियामिन या फिर राइबोफ्लेविन। अब आपको यहाँ पर 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनेगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन ए कि चावलों को ज़्यादा देर तक यदि आपने पकाया तो कौन से विटामिन का लॉस होगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि यदि आपने चावलों को ज़्यादा देर के लिए पॉलिशिंग किया तो क्या होगा। तो ये यहाँ पर जो डेफिशिएंसी होगी, किस न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा, वो होगा थियामिन। क्या होगा? थियामिन या फिर विटामिन B1। क्या कहेंगे हम इसको? विटामिन B1 और थियामिन, जिसका लॉस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर यदि थियामिन की कमी के कारण फिर क्या होता है, बेरी होगा, नर्व्स के लिए ज़रूरी है, मसल्स के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर यदि चावलों की आपने ज़्यादा पॉलिशिंग की, ज़्यादा चमकते दमकते चावल खाए, मतलब उसमें आपका थियामिन नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन से केस में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती है? हेपेटाइटिस सी में, टीबी में, लेप्रोसी में कि टाइफॉइड में। तो ब्रेस्ट फीडिंग किस केस में आप नहीं करवा सकते हैं? तो ब्रेस्ट फीडिंग है जो आप, यदि माँ को टीबी है, डॉट्स ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप फीड करा सकते हैं। लेप्रोसी में MDT ट्रीटमेंट के साथ फीड करा सकते हैं। टाइफॉइड में फीड करा सकते हैं, क्योंकि मिल्क के थ्रू टाइफॉइड है जो आपके बच्चे को नहीं होगा। लेकिन हेपेटाइटिस सी, यदि माँ को हेपेटाइटिस सी है तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ चांस होते हैं क्रैक्ड निपल्स से। क्रैक्ड निपल्स रहने से क्या होगा आपके बच्चे में, यदि आपने अपने बच्चे को फीड कराया क्रैक्ड निपल से, आपको हेपेटाइटिस सी है, तो यहाँ पर आपके बच्चे, जो बेबी फीड कर रहा है, उसको बहुत ही कम माइनर चांस होते हैं कि माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट हो जाए। इसीलिए बेस्ड ऑन ऑप्शन हम जाएंगे ऑप्शन सी ए में कि हेपेटाइटिस सी यदि माँ को है तो हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे। रीज़न यही है। कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन्स तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च के क्रैक्ड निपल एक बेसिक रीजन हो सकता है जिसके कारण माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑफ यूट्रस इन USG दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस यदि आपको देखने को मिलता है किसमें, सोनोग्राफी में, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर वेसिकुलर मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो यदि एक्सरे में पूछे, याद रखना है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे में पूछे तो सिलिकोसिस में देखने को मिलेगा। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस यदि यूट्रस को आप जब USG करते हैं तब दिखाई दे तो ये होगा वेसिकुलर मोल में और हाइड्रेटिफॉर्म मोल में। यहाँ पर नॉन कैंसरस ट्यूमर की ग्रोथ होती है जिसके कारण स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से यदि यही चीज़ आपको चेस्ट एक्सरे में पूछें किसी मेल पर्सन में तो वो होगा सिलिकोसिस के कारण, लेकिन फीमेल में यूट्रस की USG करते हैं आप, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, पर्सन को नॉन कैंसरस ग्रोथ हो रही है फीमेल में, किसके कारण? वेसिकुलर मोल के कारण। क्लियर? नेक्स्ट वन इज HIV वायरस बिलोंग्स टू। तो जो HIV वायरस है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑप्शन में है एडिनो वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो HIV वायरस है बिलोंग करेगा किससे? रेट्रो वायरस कैटेगरी से। HIV वायरस DNA वायरस है। एडिनो वायरस में जो वायरस डायरिया कॉज करेंगे, जैसे रोटा वायरस हो गया, UTI वाले वायरस हो गए, वो आएंगे एडिनो वायरस कैटेगरी में। फ्लेवी वायरस में आपके फ्लेवीब्राइडा फैमिली वाले, जिसमें डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, टिकवॉर्म हो गया, ये सब वायरस आएंगे। वेस्ट नील वायरस। और रेट्रो वायरस में जो कि एक क्या है, यहाँ पर जो इसका जीनोम होता है वो क्या होता है, DNA टाइप का होगा, DNA रहेगा। तो यहाँ पर एक कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर आपका HIV वाला वायरस, जो कि रेट्रो वायरस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इज ब्रेन इज स्टोर्ड इन विच प्रिजर्वेटिव फॉर ऑटोप्सी स्टडी। तो यहाँ पर ब्रेन को कौन से प्रिजर्वेटिव में स्टोर किया जाता है ऑटोप्सी स्टडी के लिए? जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ब्रेन की स्टडी करवाई जा रही है, तो डायरेक्ट आप किसी का ब्रेन नहीं ऐसे ही रखे रहेंगे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। उसको कौन से प्रिजर्वेटिव में आप स्टोर करके रखेंगे? 10% फॉर्मेलिन में, EDTA में, नॉर्मल सलाइन में कि नन ऑफ द अबव में? तो जो EDTA है इसको तो यूज़ नहीं किया जाएगा, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रहेगा।
जब आप ब्लड सैंपल लेते हैं, ना ही NS में रखा जाएगा, फॉर्मेलिन में 10% फॉर्मेलिन में ब्रेन को स्टोर करके रखा जाएगा ऑटोप्सी स्टडी के लिए। यदि ऑटोप्सी स्टडी की जाती है तो किसमें, किस सॉल्यूशन में रखा जाएगा, 10% फॉर्मेलिन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड बाय। अब आपको शार्प इंस्ट्रूमेंट किसमें स्टरलाइज किए जा सकते हैं। शार्प में आपकी कैंची आ सकता है, या फिर आपकी कैंची के अलावा कुछ और आइटम्स भी आ सकते हैं। तो ये किस में स्टरलाइज किए जाएंगे, बॉइलिंग में, ऑटोक्लेविंग में, फ्यूमिगेशन में, कि नन ऑफ द अबव। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोक्लेविंग में स्टरलाइज किए जाएंगे। ऑटोक्लेविंग में 121 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यूज़ किया जाता है 15 से 20 मिनट के लिए। ये जो यहाँ पे मशीन दिख रही है, अलग अलग टाइप की ऑटोक्लेविंग मशीन है, छोटी, बड़ी, मीडियम। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द रूमेटिक फीवर। कौन सी ड्रग है जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, मतलब रूमेटिक फीवर हुआ है, कौन सी ड्रग एज ए कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज़ की जाएगी। पेनिसिलिन बी, प्रोकैन पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो ड्रग यूज़ की जाएगी कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के लिए रूमेटिक फीवर में होगी बेंजाथिन पेनिसिलिन, जिसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं, फिर पेनिसिलिन जी, याद रखना पेनिसिलिन जी या फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन, जो कि कुछ ऐसे कैटेगरी के बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल होगी जहाँ पर नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी, जैसे स्ट्रेप थ्रोट हो गया, डिप्थीरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, याज इन्फेक्शन हो गया। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, रूमेटिक फीवर को प्रिवेंट करने के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन बी को यूज़ किया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देके। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ है कि जो टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को लेके 1956 में दी गई थी, किसने दी है, B.E. स्किनर ने, मैक्स वेबर ने, बेंजामिन ब्लूम ने या फिर सॉक्रेटिस ने। किसने दी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को लेके टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये दिया है किसने, बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में। अकॉर्डिंग टू दिस टैक्सोनॉमी 6 लेवल होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये क्या है, तो बेंजामिन एस ब्लूम की टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसके 6 लेवल होते हैं कि नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंसिवनेस है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बेंजामिन एस ब्लूम के 6 ऑब्जेक्टिव होंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होंगे। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉज फॉर बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज। बैक्टीरियल सोर थ्रोट का कॉमन कॉज क्या है, मायोबैक्टीरियम है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कॉर्नी बैक्टीरियम है, फिर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर सोर थ्रोट, यदि जिसको बार बार फेरेंजाइटिस भी होता है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर जो सोर थ्रोट के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो क्या है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन सा, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ते हैं, साथ ही साथ में आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन रखे जाते हैं, जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। तो आप सभी जगह से अपनी प्रिपरेशन करते रहा करें, जिससे आपके जो भी डाउट्स हों वो आपके सभी क्लियर होते जाएं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द बिगनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर। तो यहाँ पर साइन सभी हैं प्रेशर सोर के, लेकिन आपको बताना है कि फर्स्ट और बिगनिंग साइन कौन सा है, इनिशियल साइन कौन सा है प्रेशर सोर का। ऑप्शन में स्वेलिंग, कूलनेस, नम्बनेस एंड डिस्कलरेशन। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रेशर सोर को लेके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिगिनिंग साइन, इनिशियल और स्टार्टिंग साइन कौन सा है, तो वो है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या होगा, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्केल पूछें किससे मापते हैं, तो वो है ब्रैडन स्केल। मिनिमम स्कोर कितना होता है 6, मैक्सिमम स्कोर होता है 23। अलग अलग टाइप की जो भी स्केल हैं वो आपको जो सेकंड चैनल है वहाँ पर बता दी जाएंगे कि कौन सी स्केल किसको असेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं।
तो ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज़ होती है? प्रेशर सोर के लिए, डेक्यूबिटस अल्सर को चेक करने के लिए कि जो यहाँ पर पॉइंटिंग है, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन एंड शियर, ये चीज़ें यहाँ पर क्या की जाती हैं? चेक की जाती हैं। और मिनिमम स्कोरिंग दी जाती है 6, मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करें तो 23। नेक्स्ट है यहाँ पर मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ बूफिंग कफेज। तो बूफिंग कफ पर्ट्यूसिस 100 दिन की खांसी, ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड है जो क्या है, कैसे स्प्रेड होगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, दैट मीन्स टच करने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वॉमिट से, या फिर बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है। और ये कैसे स्प्रेड होगा, ट्रांसमिट होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, स्नीजिंग, कफिंग, या फिर आप किसी और के मुंह पे जाके छींक देते हैं तो इस तरीके से, तो ये किससे होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। वूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है? बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है, मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। और पर्ट्यूसिस और वूफिंग कफ है, यदि एज पूछें पर्टिकुलर एज की किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो लेस देन 2 ईयर। जिन भी बच्चों की एज 2 साल से कम होती है उन बच्चों को सबसे ज़्यादा पर्ट्यूसिस, वूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी वाला इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, इसको ऐड नहीं किया गया है, वो ये है कि जो डीपीटी में पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, तो जिन भी बच्चों को एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, फेब्राइल फिट्स आते हैं, उनको पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन नहीं दी जाती, क्योंकि इनमें से भी कन्वर्जन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम में यदि आए कि डीपीटी में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि कन्वर्जन के पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेट है, तो वह पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट वन इज टेट्रासाइक्लिन दैट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ। तो टेट्रासाइक्लिन है जो कि एक एंटीबायोटिक है, किसके लिए? एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ की जाएगी। ऑप्शन में कोलेरा, मेनिंजाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस या फिर बॉर्डिटेला। तो बॉर्डिटेला और जो यहाँ पर अलग अलग इन्फेक्शन बताए गए हैं, तो टेट्रासाइक्लिन है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो ये की जाती है कोलेरा के लिए एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर। ड्रग ऑफ चॉइस भी किसको माना जाता है कोलेरा के लिए, तो वो टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर यदि कोलेरा की बात की जाए तो अभी रिसेंट में पौंडुचेरी का जो कराईकल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी रिसेंट में डायरिया कोलेरा है, जिसके कारण वहाँ पर पब्लिक इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है। तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाल फिलहाल में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी किस स्टेट ने लगाई है, तो वो लगाई है पौंडुचेरी ने कोलेरा के लिए, क्योंकि वहाँ पर रिसेंट में बहुत सारे डायरिया के केसेस आ रहे थे और डायरिया के बाद ही कोलेरा के चांसेस होते हैं। और कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो क्या टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। यदि ऑप्शन में दोनों होते हैं आपको टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, तो आपको टेट्रासाइक्लिन को मार्क करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मैन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है कैंसर के कारण मेंस की, तो कौन सा कैंसर है? लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर या फिर कोलोन एंड रेक्टम कैंसर। तो फीमेल में पूछते हैं तो सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन यदि मेन में बस पूछा है तो क्या है? लंग्स कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके पूछें कि कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में, तो वो है कार्डियक। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। मान लीजिए किसी ने कहीं पर थूक दिया है, तो उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर से, फिनॉल से, बर्निंग से कि फ्यूमिगेशन से? तो स्पुटम हो गया, स्टूल हो गया, इनको डिस्पोज करने के लिए है जो बेस्ट मेथड अपनाई जाती है वो होती है ब्लीचिंग पाउडर। एग्जाम में आपको आ सकता है स्पुटम हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो इनको डिस्पोज करने के लिए क्या अपनाएंगे? ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन यदि फर्श पर ब्लड स्पिल हो गया HIV इन्फेक्टेड पर्सन का, कोविड-19 का, तब हम किससे ठीक करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट है यहाँ पर सिमेट्रिकल यूनिओक्यूलर रैशेस फर्स्टली अपीयरिंग फ्रॉम ट्रंक एंड देन ऑन फेस, आर्म्स एंड लेग्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिसीज। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं और इसी तरीके से आपको मिलते भी हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो सिमेट्रिकल यूनिओक्यूलर रैशेस फर्स्टली देखने को मिलेंगे ट्रंक पर, उसके बाद फेस पर होंगे, आर्म्स पर होंगे और लेग्स पर होंगे। तो किस डिसीज़ के कैरेक्टरिस्टिक साइन है?
स्मॉल पॉक्स, रूबेला, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स, ये चारों हैं जो कैसी डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो यहाँ पर इन चारों कम्युनिकेबल डिसीज़ में से कौन सी डिसीज़ है जिनमें इस तरीके से साइन देखने को मिलते हैं, तो वो चिकन पॉक्स में। किसमें देखने को मिलते हैं? चिकन पॉक्स में। फर्स्टली जो रैसेस हैं देखने को मिलेंगे ट्रंक पर, चेस्ट पर, देन आफ्टर बैक, फेस एंड आर्म्स पर देखने को मिलेंगे। तो ये रहे यहाँ पर चिकन पॉक्स के सभी, जिस तरीके से जो यहाँ पर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो ये सभी किसके हैं? ये हैं चिकन पॉक्स के। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कम्युनिटी इज। तो कम्युनिटी में बेटर है जो हेल्थ स्टेटस किससे पता चलेगा? ऑप्शन में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डिसेबिलिटी, प्रिविलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कम्युनिटी में बात की जा रही है यदि, तो पूरी कम्युनिटी में जो हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर बताएगा वो कौन होगा? तो वो होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हो सकता है एग्जाम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना हो तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी आप मार्क कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मॉर्टेलिटी लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। तो पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन की मॉर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो यहाँ पर जो मॉर्टेलिटी में चीज़ें इंक्लूड की, जो ग्रुप इंक्लूड किया जाता है वो होते हैं बच्चे, एडोलेसेंट, एडल्ट्स एंड एल्डरली। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। तो यदि किसी को हमने रेडीमेड एंटीबॉडी लेके एडमिनिस्टर कर दी तो किस तरीके की इम्यूनिटी बनाएगी? एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड, एक्टिव नेचुरल या फिर पैसिव नेचुरल। तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक तो होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी मिलेगी रेडीमेड एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करने से, जो आपकी बॉडी खुद बनाएगी वो अलग होगी, लेकिन यहाँ पर जो आपने बाहर से लेके एडमिनिस्टर कर दी तो क्या होगी? आर्टिफिशियल कहलाएगी। अब आर्टिफिशियल है तो एक ऐसी होगी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेफ स्ट्रेटजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रॉकोमा। सेफ कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो सेफ स्ट्रेटजी है जो कि ट्रोकोमा को कंट्रोल करने के लिए लाई गई थी। तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटजी में क्या इंक्लूड नहीं है? सर्जरी, एनुअल आई चेकअप, फेशियल क्लीनलीनेस, एनवायरमेंटल हाइजीन। तो यहाँ पर जो पॉइंट इंक्लूड नहीं है वो है एनुअल आई चेकअप, बाकी सभी हैं। सर्जरी भी है, एस रिप्रेजेंट द सर्जरी, ए रिप्रेजेंट द एंटीबायोटिक, एफ रिप्रेजेंट द फेशियल क्लीनलीनेस और ई रिप्रेजेंट द इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो ये सभी क्या है? सेफ स्ट्रेटजी के कंपोनेंट है। और सेफ स्ट्रेटजी किसने रिलीज की थी? तो WHO ने ट्रोकोमा को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ट्राइकियासिस सर्जरी जो कि कहलाएगी इंटर्न्ड आईलेसेस को ट्रीट करने के लिए की जाती है। तो ये क्या है यहाँ पर? सेफ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में अंधे हैं जो किस डिसीज के कारण होते हैं लोग सबसे ज़्यादा? विटामिन ए की कमी से, कैटरैक्ट से, ग्लूकोमा से या फिर ट्रॉकोमा से। लीडिंग कॉज है इंडिया में ब्लाइंडनेस का, अंधे होने का, वो क्या है? कैटरैक्ट। क्या है? कैटरैक्ट, जिसमें 62.6% इंक्लूड होते हैं, जो कि ब्लाइंडनेस का मोर और मोस्ट कॉमन रीजन बनता है, वो क्या है? कैटरैक्ट। नेक्स्ट वन इज अपीयरेंस ऑफ बर्टन्स लाइन इन हेड लीड पॉइजनिंग। बर्टन्स लाइन एग्जाम में आती है, तो बर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी लीड पॉइजनिंग के कारण। अब क्वेश्चन में एग्जाम बनता है कि बर्टन्स लाइन किसके कारण देखने को मिलेगी या लीड पॉइजनिंग में कौन सी लाइन बनेगी? तो होगी बर्टन्स लाइन। तो ये किस तरीके की दिखेगी? ऑप्शन में पेल पिंकिश गम्स, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन ऑन टीथ, ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। तो यदि लीड पॉइजनिंग है, किसी पेशेंट को बर्टन्स लाइन दिखाई दे रही है, तो ये किसके कारण है? ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। इस तरीके से जो लाइन देखने को मिलेगी, जो लीड पॉइजनिंग के पेशेंट होंगे, क्रोनिक लीड पॉइजनिंग के, तो उनमें जो लाइन देखने को मिलेगी ये क्या कहलाएगी? कहलाएगी बर्टन लाइन और बर्टोनियन लाइन, जो कि क्लिनिकल साइन है जिन पेशेंट को क्रोनिक लीड पॉइजनिंग हुई हो। नेक्स्ट वन इज बैगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिसीज से आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर बैगोसिस है, किसको इनहेल करने से होगा? जूट डस्ट, शुगर कैन डस्ट, कॉटन डस्ट या फिर कोल डस्ट।
तो यहाँ पर जो बेगोसिस है किसके कारण होगा, ये होगा शुगर केन फैक्ट्रीज में जो भी लोग काम करते हैं गन्ने की फैक्ट्रीज में वहाँ से, तो शुगर केन डस्ट के कारण क्या होगा, बेगोसिस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द अर्ली साइन ऑफ लेप्रोसी, तो लेप्रोसी का अर्ली साइन क्या है, सिंकिंग ऑफ द नोज ब्रिज, थिकेंड पेनफुल नर्व, लीजन ओवर द स्किन, लॉस ऑफ सेंसेशन, होगा सब, लेकिन फर्स्ट अर्ली साइन होगा वो होगा थिकेंड एंड पेनफुल नर्व। क्या होगा, थिकेंड एंड पेनफुल नर्व। स्किन लीजन्स होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, जो यहाँ पर दिख रहे हैं। आई डैमेज भी होंगी, लेकिन अर्ली सिम्टम में क्या होगा, लॉस ऑफ जो थिकेंड पेनफुल नर्व है, लॉस ऑफ सेंसेशन भी होगा, पेनलेस अल्सर्स भी डेवलप होंगे, स्किन लीजन्स भी होंगे, तो सब होगा। लेकिन यहाँ पर जो अर्ली साइन पूछे तो क्या, थिकेंड पेनफुल नर्व। नेक्स्ट वन इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। यदि किसी को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हुई है तो ऐसा कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन में रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन तीनों एंटीबायोटिक हैं। क्लोरोक्विन मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी, वो होगी रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द ट्रू अबाउट इंसिडेंस एक्सेप्ट। तो इंसिडेंस को लेके सभी पॉइंट्स सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इट इज़ अ रेट, डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, न्यूमरेटर इंक्लूड्स नंबर ऑफ न्यू केस, डिनोमिनेटर इंक्लूड्स पॉपुलेशन एट रिस्क। तो यहाँ पर सभी है। इंसिडेंस का मतलब होता है किसी भी कम्युनिटी के टोटल न्यू केस। तो ये क्या है, रेट है। यहाँ पर न्यूमरेटर में न्यू केस इंक्लूड किए जाते हैं और डिनोमिनेटर में कितनी पॉपुलेशन रिस्क पर है वो। तो यहाँ पर सभी होंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन में दिया है लेकिन ये होता है। तो यहाँ पर न्यू केस है। इंसिडेंस रेट का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी मेजर करना किसी भी कम्युनिटी में कितने न्यू केस आए स्पेसिफिक डिसीज के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये क्या है, इंसिडेंस रेट। प्रिवलेंस रेट होती तो ओल्ड एंड न्यू दोनों टाइप के केस हैं जो किसी एक टाइम पर दिखे हों वो माने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो सबमर्ज्ड पोर्शन है आइसबर्ग का, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिसीज के लिए ये जो आइसबर्ग फिनोमिना हिलाया गया था जिसमें अनडाइग्नोज्ड केस हैं, क्लिनिकल केस हैं, डेड केस हैं, फिर ट्रीटेड केस हैं। तो अनडाइग्नोज्ड केस हैं जो किसमें रिप्रेजेंट होंगे, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग। किसमें, आइसबर्ग रिप्रेजेंट करेगा सबमर्ज्ड पोर्शन, क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनडाइग्नोज्ड केस। अब यहाँ पर अनडाइग्नोज्ड केस का मतलब क्या है, ऐसे केस, सब क्लिनिकल केस, करियर जो डिसीज़ के वाहक हैं या फिर जिनको डायग्नोज नहीं किया गया है, ये क्या कहलाएंगे, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर आइसबर्ग रिप्रेजेंट करेगा सबमर्ज्ड पोर्शन। और जो यदि फ्लोटिंग टिप पूछें तो फ्लोटिंग टिप में जो भी चीज़ें फिजिशियन ने हॉस्पिटल में डायग्नोज हुई हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इमेज में एवस आए तो क्या आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिसीज का। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नर्स डूइंग व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो कोई नर्स यदि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाती है तो पहले क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, असेस करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी कि एनालिसिस करेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के पहले वो होगी एनालिसिस करना। नेक्स्ट वन इज बीटा-2 ट्रांसफेरिन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विथ कंडीशन। तो बीटा-2 ट्रांसफेरिन टेस्ट किया जाता है किस कंडीशन को चेक करने के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस, लूपस वल्गैरिस, मलेरिया या फिर CSF राइनोरिया। तो राइनोरिया का मतलब होता है कि कुछ भी रिलीज होना। तो यहाँ पर CSF राइनोरिया का मतलब क्या हो रहा है, CSF है जो रिलीज हो रहा है। तो बीटा-2 ट्रांसफेरिन टेस्ट किया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया के लिए, CSF राइनोरिया के लिए। ऐसी कंडीशन जिसमें जो फ्लूइड है क्या है, where the protective fluid that surround the brain find its way into the nose and sinus।
तो यहाँ पर जनरली जब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा हो नाक से, उसके साथ साथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी आता है कि नहीं आता है, उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो क्या होगा, बीटा-2 ट्रांसफेरेंस टेस्ट। किसके लिए होगा, CSF राइनोरिया को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्यों होगा जनरली जब किसी बोन्स, फेशियल बोन्स में या फिर स्कल में किसी भी तरीके का फ्रैक्चर या ट्रॉमा हुआ हो तब। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो कौन सी डिसीज है बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर है, कोलेरा है, मलेरिया है, TB है या फिर लेप्रोसी। तो सोशल स्टिग्मा पूछते हैं तो कहना है TB, और सोशल वेलफेयर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर पूछे तो क्या है, TB, ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि ये जनरली लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण होगी, हेल्थ एजुकेशन की कमी से, माल न्यूट्रिशन के कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के कारण होगी, अर्ली मैरिज के कारण होगी। तो ये सभी क्या है यहाँ पर बैरोमीटर कहे हैं। तो सोशल बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस डिसीज को कहा गया है, TB को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितना है जो अमाउंट कवर किया जाएगा फुल डिसेबिलिटी में, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो टोटल जो अमाउंट कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना के तहत वो होगा 2 लाख। और प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को। गवर्नमेंट बेस्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। तो यहाँ पर 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे उस टाइम पर, अभी तो वो नहीं है। तो यहाँ पर उस टाइम पर ये स्कीम लाई गई थी। तो यहाँ पर इसको नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तो 8 मई को रिलीज़ किया था, लेकिन यदि एग्ज़ाम में आता है आपको ईयर पूछे तो 2015 में। और प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना लॉन्च कब हुई थी, 9 मई 2015 को। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज। तो न्यू केसेस होना किसी भी पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या कहलाएंगे, इंसिडेंस, प्रेवलेंस, पॉइंट प्रेवलेंस और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं किसी भी कम्युनिटी में होते हैं, एक सेम टाइम पर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इंसिडेंस। यदि नए पुराने दोनों होते हैं तो प्रेवलेंस पीरियड कहलाता, लेकिन ओनली नए हैं तो। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन। इस पोलियो का जो वायरस है किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, थ्रू द वेक्टर्स के, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, फीको ओरल रूट से या फिर ब्लड से। तो पोलियो इन्फेक्शन का स्प्रेड रूट पूछा है तो वो किससे होता है, फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो हम एंटी मलेरिया मंथ किसको मनाते हैं, कल की जो एक क्लास हुई थी उसमें मलेरिया डे कब मनाते हैं, यहाँ पर कहा है एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं, दिसंबर में, जनवरी में, मई में या फिर जून में। तो हम एंटी मलेरिया पूरा मंथ सेलिब्रेट करते हैं जून में। जून में जो हम एंटी मलेरिया मंथ को सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं लोगों में कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कैसे प्रिवेंट करें, वाटर स्टोरेज को, वाटर सेगनेट के लिए हम कैसे रोक सकते हैं ताकि गंदा पानी जमा ना हो। और एग्ज़ाम में यदि आपको क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर में कौन से मॉस्किटो होते हैं तो उसमें होते हैं डेंगू के मच्छर, एडिस होंगे। लेकिन यहाँ पर जो गंदा पानी होगा, पानी को भरने से जो एक जगह इकट्ठा होने से रोकेंगे हम, तो क्या होगा, मलेरिया के जो मच्छर उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। वे मलेरिया के प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज ड्रग किट बी इज गिवन एट। तो किट ए और किट बी दी जाती हैं। अब इनके कंपोनेंट भी एग्जाम में आते हैं कि किट बी में क्या नहीं होगा, किट ए में क्या नहीं होगा। तो किट बी कहाँ पर दी जाती है, PHC में, CSC में, सब सेंटर में या फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट में। तो यहाँ पर तो ड्रग किट बी दी जाती है, कहाँ पर दी जाती है, तो ये दी जाती है सब सेंटर्स में। यदि किट ए का सामान पूछें कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है तो ORS, आयरन फॉलिक एसिड की स्मॉल एंड लार्ज टैबलेट, विटामिन ए और कॉट्रीमैक्सोल पीडियाट्रिक सॉल्यूशन टैबलेट है जो दी जाती हैं। किट ए में ये सामान रहेगा, किट बी में क्या रहेगा, तो किट बी में रहेगा मिथाइल अर्गोमेट्रिन, पैरासीटामोल, मिथाइल अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन टैबलेट,
मेबेंडाजोल रहेगी, डाइसाइक्लोमाइन रहेगा, ऑइंटमेंट प्रोविडोन होगा, सिट्रेमाइड पाउडर होगा, कॉटन बैंडेज होगा और ऑब्जर्वेंट कॉटन होगा। तो एक किट ए और एक किट बी, एग्जाम में आपको किट बी का सामान भी पूछ सकते हैं, किट ए का सामान भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इनमें क्या क्या आइटम्स हैं जो इंक्लूड रहते हैं किट ए और। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वाटर की जो हार्डनेस है टेम्पररी है उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा। ऑप्शन में है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट है। तो वाटर क्या है, हार्ड है, तो वाटर की हार्डनेस में क्या है, जिसके कारण वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है, तो किसके कारण होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है जिसके कारण वाटर में हार्डनेस देखने को मिलेगी। जो आपके घर में बकेट्स होती हैं उनमें आप देखना कि वाइट कलर का, आप उनको कितना भी साफ कर लो, वाइट कलर का धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है कोटिंग, वो क्या है यहाँ पर, वो है वाटर की हार्डनेस के कारण जमने वाला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन बी सीन इन, तो सभी केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है जो हाई होगा किसी एक को छोड़कर, लेवल किसमें कम देखने को मिलेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है जो नॉर्मल ज़रूरत होती है किसके लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इनिशियल टाइम पर तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, आफ्टर दैट प्लेसेंटा बनाने लगता है। तो यहाँ पर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल किसमें देखने को मिलता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। किसमें होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज पेन इन द काफ ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट, हॉमन साइन में इंडिकेट, तो हॉमन साइन किस में देखने को मिलेगा, जब आप अपने पैर को डॉर्सीफ्लेक्शन वे में घुमाएंगे तो क्या होगा, काफ मसल्स में पेन होगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे, हॉमन साइन। और ये हॉमन साइन किस डिसीज में देखने को मिलता है, ऑप्शन में एन्यूरिज्म, सेल्यूलाइटिस, लिम्फेडिमा या फिर थ्राम्बोफ्लेबाइटिस। तो हॉमन साइन किसका क्लासिकल साइन है, तो ये थ्राम्बोफ्लेबाइटिस का। इस तरीके से जब भी आप पैर को घुमाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नी के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, रेडनेस होगी, तो किसके कारण, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम DM, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट द हाइपरग्लाइसीमिया, तो किसी क्लाइंट को यदि डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कौन से सिम्टम है जो इंडिकेट करेंगे। तो ऑप्शन में डाइफोरेसिस, डिजीनेस, हंगर, हेडेक, ब्लड विजन, नोजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्लासिकल साइन 3 पीस साइन होते हैं DM के, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। क्या है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया क्या है, क्लासिकल साइन है किसके, हाइपरग्लाइसीमिया के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, तो MgSO4 के लिए टॉक्सिटी, यदि मैग्नीशियम टॉक्सिटी है तो किससे हम ट्रीट करेंगे, एज एन एंटीडोट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, नैलॉक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम ओवरडोज हुआ है, टॉक्सिसिटी हुई है, तो हम किससे ट्रीट कर सकते हैं एंटीडोट के तौर पर, तो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट इज पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज, यदि कोई पर्सन कुछ बोल रहा है उसी तोते जैसा पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं तोते जैसे पढ़ना है, यदि आप तोते जैसे रिपीट कर रहे हैं, आप जो कुछ भी बोले उसको रिपीट कर रहा है सामने वाला, तो क्या कहलाएगा, नियोलोगिज्म, डिस्कैलकुलिया, इकोपैरेक्सिया फिर इकोलेलिया। तो दूसरे की पोजीशन को कॉपी करना कहलाएगा इकोपैरेक्सिया। नियोलोगिज्म का मतलब होगा न्यू वर्ड का फॉर्मेशन करना, इकोलेलिया मतलब होगा कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कोई दूसरा जो कुछ भी बोल रहा है उसको रिपीट करना, क्या कहलाएगा, इकोलेलिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या यूज़ किया जाता है, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या फिर ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। तो जितनी भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्या है, जितनी भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, मार्केट से खरीद के दिए जाने वाले तो यहाँ एंटीबॉडी हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन में आएंगे, और वो क्या है यहाँ पर, वो है ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। नेक्स्ट इज
वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन, तो यदि वर्टिगो हो रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है? मिडिल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में या फिर इनर ईयर में। तो वर्टिगो होगा तो आप बॉडी बैलेंस बनाने में है जो प्रॉपर तरीके से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, वो ये सब कहाँ पर होगा? इनर ईयर में। जब नर्व्स में या फिर इनर ईयर में कुछ प्रॉब्लम होगी तब वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्टिगो है, किसके कारण होगा? ये होगा इनर ईयर में प्रॉब्लम के कारण। नेक्स्ट वन इज सर्जिकली रिपेयर ऑफ हर्निया इज, तो यदि हर्निया को किसी भी सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया जाता है तो क्या कहलाएगा? लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। रेफ्री का मतलब होता है रिपेयर करना, हर्नियोक्टोमी का मतलब होगा काट के रिमूव करना, लेप्रोस्कोपी का मतलब होगा विजुअलाइजेशन करना। तो यहाँ पर सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया, रिपेयर कर रहे हैं हम, ना कि कट कर रहे हैं, तो रिपेयर के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? हर्नियोरेफ्री। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट, तो जब हम डीप पाल्पेशन करते हैं तो किसको असिस्ट करने के लिए करेंगे? स्किन टर्गर के लिए, टेम्परेचर के लिए, हाइड्रेशन के लिए या फिर ऑर्गन्स के लिए। तो यहाँ पर पाल्पेट कर रहे हैं मतलब टच करके देख रहे हैं, तो किसको टच करके देखना है? डीप पाल्पेशन में इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। Which of the following is the reason for intradermal injection to be used for testing allergic reaction? तो किसी भी ड्रग्स के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए जब हमें एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट करना होता है या फिर एलर्जी टेस्ट किए जाते हैं तो हमेशा इंजेक्शन इंट्राडर्मल दिए जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज़ रैपिडली, इट डिफ्यूज़ स्लोली या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। तो जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो इनका जो रीज़न होता है कि इंट्राडर्मल ही क्यों दिए जा रहे हैं, आईवी क्यों नहीं दे रहे हैं, इनका रीज़न होता है कि डिफ्यूज़न इनका बहुत ही स्लो होता है। कैसा होगा? स्लो होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जितने भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं जनरली एलर्जिक रिएक्शन के लिए या फिर किसी मेडिसिन को हमें टेस्ट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी चेक करना है, तो इंट्राडर्मल रूट ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द ड्रग। तो यदि किसी को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया है तो एक नर्स इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करती है। तो ऐसा क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द ड्रग कैन कॉज इंक्रीज द थर्स्ट, इंड्यूस द डायरेटिक इफेक्ट्स, कॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी या फिर कॉज द वाटर रिटेंशन। तो यहाँ पर जब भी ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो क्या हम करेंगे? इनटेक आउटपुट मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? जिससे हम पेशेंट का वाटर रिटेंशन लेवल चेक कर सकें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करती है? वाटर इंटॉक्सिकेशन क्रिएट कर सकती है। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ADH। तो ऑक्सीटोसिन के एंटीडायोटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन कहलाता है उसी के जैसा स्ट्रक्चरली देखने को मिलेगा। तो जब ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी ब्लड में, तो ADH क्या करेगा? वाटर को ब्लड में रेगुलेट करने का काम करेगा। लेकिन जब ऑक्सीटोसिन यदि इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा? इसके अपोजिट काम करेगा। तो यहाँ पर वाटर इंटॉक्सिकेशन को मेज़र करने के लिए क्या किया जाएगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाएगा, चेक किया जाएगा यदि पर्सन को ऑक्सीटोसिन दी जा रही है तो। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विथ। तो स्वे बैक अपीयरेंस बच्चों में कब देखने को मिलेगा? काइफोसिस में, लॉर्डोसिस में, टेलीपेज में या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर एक डिफॉर्मिटी है स्पाइनल कॉर्ड के कारण। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी है तो स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस में। इसमें देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस में स्वे बैक इस तरीके से, लंबर लॉर्डोसिस में इस तरीके से आगे को पर्सन झुका रहेगा। थोरेसिक में जो थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, और जो फॉरवर्ड है कहाँ पर है? फॉरवर्ड हेड रहेगा। तो ये सभी क्या है? बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम है उसमें होने के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज विच इनहिबिट द ग्लूकागोन सीक्रेशन। तो कौन सा है यहाँ पर जो ग्लूकागोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा? अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन या फिर बीटा एगोनिस्ट।
तो ग्लूकागॉन जो सीक्रेशन है उसको इनहिबिट करने का, सप्रेस करने का जो काम करेगा वो क्या होगा, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज आयरन इज एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्टली एंटायरली इन। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इलियम में, ड्यूडेनम में, स्टमक में कि जेजुनम में। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन यदि एग्जाम में आता है तो पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल पार्ट इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट वन इज वाइट सेल्स आर सीन इन। तो वाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी, इम्यून हीमोडायलिसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में, या फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो वाइट सेल्स हैं ये देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, जो कि क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेडिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में जो वाइट सेल्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि किसी को हमें डाउट है कि इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो हमें उसका एयरवे ओपन करना है तो कौन सी मेथड अपनाएंगे, हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड, या फिर हेमलिट मेथड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हमें डाउट हो रहा है यदि, तो ऐसे केस में हमें कौन सी मेथड अपनानी है, तो वो होगी यहाँ पर जॉ थ्रस्ट मेथड। क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड, जिससे स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ पर और डैमेज ना हो पाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड अपनाई जाएगी वो क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर CVA। तो यहाँ पर CVA के लिए नॉन मॉडिफाइबल दैट मीन्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे फैक्टर कौन से हैं। तो ऑप्शन में एल्कोहलिज्म, हेरिडिटरी, स्मोकिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते तो हो गई हेरिडिटरी, हो गई हमारी एज हो गई, और हमारे जो भी जीन्स हैं वो हो गए, रेस हो गया, मेल है फीमेल है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, सॉरी उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे। नॉन मॉडिफाइबल में हमारे हाथ में उनको बदलना नहीं है, लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप शराब पीते हैं उसको छोड़ सकते हैं, मोटे हैं, ओबेसिटी है तो एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होगा वो क्या होगा, हेरिडिटरी, जीन्स होंगे आपके जिनको हम चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस है जो यहाँ पर कीटो एसिडोसिस को चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक है जो हम अपना सकते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से, या फिर ऑल्फैक्शन से। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होगा, कीटोन बॉडीज ज़्यादा हो जाएंगी। ऑल्फैक्शन का मतलब होगा यहाँ पर हमें सूंघना, क्या है, स्मेल करना। तो यदि यहाँ कीटो एसिडोसिस को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं, वो क्या होगा, ऑल्फैक्शन। क्योंकि जो कीटो एसिडोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी जो सांसें होती हैं वो सांस छोड़ेंगे तो कैसा होगा, फ्रूटी सेंटेड है, जो बैड ब्रीदिंग आएगा, आपको स्मेल आएगी, जिससे हम ऑल्फैक्शन के थ्रू कीटो एसिडोसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से क्या है जो अफेक्ट होगा, टच, टेस्ट, स्मेल, या फिर इक्विलिब्रियम। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से जो चीज़ डिस्टर्ब होगी वो क्या होगी, तो वो होगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस, क्योंकि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो कि बॉडी बैलेंस के लिए और साथ ही साथ सुनने में दोनों में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम कौन सा नहीं है, ड्राई लिप, शेकीनेस, ब्लड विजन, या फिर फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर। तो यहाँ पर ड्राई लिप्स हैं, शेकीनेस है, ब्लड विजन है, ये सब किसके साइन है, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। लेकिन जो फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर है किसका साइन है, ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का साइन है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट के लिए मैंने सेकंड चैनल है शॉर्ट्स,
मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, उस पर वीडियो अपलोड किया है तो आप जाके वॉच कर लेना। तो लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की सार्टोरियस मसल्स। कौन सी मसल्स है? सार्टोरियस मसल्स। लॉन्ग नैरो मसल रनिंग ऑब्लिकली अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द ईच थाई फ्रॉम द हिप बोन टू द इनसाइड ऑफ द लेग बिलो द नी। तो ये क्या है? सार्टोरियस मसल, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल है मानी जाती है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स का मतलब है यहाँ पर जो मिलियस, इनकस, स्टेपस तीनों है, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स रहेंगे वो कौन से जॉइंट्स हैं? साइनोवियल हैं, फाइब्रस हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस हैं, फिर प्राइमरी कार्टिलेजिनस हैं। जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स जो क्या कहाँ पर हो? ईयर वेसिकल्स में। तो वो कौन से हैं? तो वो साइनोवियल जॉइंट। क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन, ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी ऑसिकल, तीनों चीज़ें एक ही कहलाती हैं, जिसमें 3 बोन्स होती हैं। पेयर में पूछे तो 3 में, और टोटल 6 होती हैं। मेलियस जो कि हैमर शेप में रहेगी, इनकस एनवल शेप में, और स्टेपस है जो स्ट्रिप शेप में रहेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आंखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाता है? कॉन्स को, रॉड्स को, ऑप्टिक डिस्क को, या फिर प्यूपिल को? तो जो ब्लाइंड स्पॉट है आंखों का वो क्या? ऑप्टिक डिस्क। एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेन टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है, जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलेन टेस्ट में बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज नॉर्मल। तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है एलेन्स टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए? ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकेंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है? पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए, कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेन्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो लोग IT फील्ड वाले होते हैं, फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं, उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी? मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नब्बनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी। इसके लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी? मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हैस्नर्स इज प्रेजेंट इन। तो हैस्नर वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हैस्नर रहेंगे कहाँ पर? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। ये देखिए वॉल्व ऑफ हैस्नर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर, जो कि जनरली क्या करते हैं? एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है? वॉल्व ऑफ हैस्नर। नेक्स्ट वन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में। टाइफाइड के लिए विडाल होता है। सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट। टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट।
तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ पीपीडी इन माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। कितना डोज है जो पीपीडी का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए? 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से पीपीडी है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है? 48 से 72 घंटों में। और कितना पीपीडी इंसर्ट किया जाता है? 5 IU। कितना? 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? IV, SC, IM या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट ओनली इन डिमेंशिया व्हेन कंपेयर्ड विद द डेलीरियम। तो जब हम डिमेंशिया को डेलीरियम से कंपेयर करते हैं तो कौन सा सिम्टम है जो ओनली डिमेंशिया में देखने को मिलेगा लेकिन वो डेलीरियम में नहीं होगा? ऑप्शन में मिस परसेप्शन, विविड इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, सिस्टमाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। तो यहाँ पर डिमेंशिया डेलीरियम दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक सिम्टम ऐसा होगा कि दोनों के बीच का एक जो कंपेयर है या फिर डिफरेंस क्रिएट करेगा वो होगा सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। डिमेंशिया में क्या होगा कि जो डिल्यूजन है एज कम्पेयर टू डेलीरियम के अर्ली, बहुत ही अर्ली स्टेज में देखने को मिलेंगे, लेकिन डेलीरियम में लेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये रहा एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच में। डेलीरियम जनरली रैपिड है जो बहुत ही फास्ट तरीके से है जो देखने को मिलेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, कुछ घंटों के लिए रहेगा। लेकिन डिमेंशिया जनरली या तो ओल्ड एज पर्सन में होने के चांसेस होते हैं या फिर ये लंबे टाइम तक रहेगा। और जो सिम्टम्स हैं किसी भी दिन में है जो क्या रहेंगे डेलीरियम के, कभी ठीक हो जाएंगे आप, कभी नहीं होंगे, लेकिन डिमेंशिया के सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो लंबे टाइम तक रहेगी। ड्यूरेशन की बात करें तो डेलीरियम है जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन डिमेंशिया को ठीक होने में सालों लग जाते हैं। और जनरली जो डिमेंशिया है अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में देखने को ज़रूर मिलता है। ओरिएंटेशन डिस्टर्ब रहेगा, डिसोरिएंटेड रहेंगे डेलीरियम वाले, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन डिमेंशिया में ऐसा नहीं होगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहेगा? इनमें कभी कभी कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता है जो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये कम टाइम के लिए रहेगा। लेकिन डिमेंशिया में आप स्टेबल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, लेकिन आपको डिसोरिएंटेशन है जो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच के यदि डिफरेंस की बात की जा रही है तो डिल्यूजन देखने को मिलेगा किसमें? डिमेंशिया में, लेकिन डेलीरियम में नहीं। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन विच इज NG ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब इट इज कॉल्ड। तो यदि किसी पर्सन को NG ट्यूब इंसर्ट की गई है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की गई है, उसने कुछ खाया है, हो सकता है कुछ पॉइजन लिया हो, कुछ भी ऐसा खाया हो जिसको क्या किया गया है? रिमूव किया गया है ट्यूब के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलोनिक इरिगेशन, डीकम्पनसेशन, गैस्ट्रिक लेवास या फिर गैस्ट्रिक गैवास। तो यहाँ पर NG ट्यूब इंसर्ट दोनों केस में की जाती, लेवास में और गैवास में भी। लेकिन गैवास में क्या दिया जाएगा? कुछ दिया जाएगा खाने पीने को, लेकिन लेवास में क्या है? जो खाया पिया है उसको बाहर निकाला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? गैस्ट्रिक लेवास। इस तरीके से है जो बाहर निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गैस्ट्रिक लेवास। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अ नर्स इज रिसीविंग अ पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एंड नोट्स दैट द पेशेंट हैज रीनल डिसऑर्डर। द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। तो यहाँ पर एक नर्स है जिस पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है, उसके रिकॉर्ड्स है जो चेक किए हैं उसने, तो कौन से लेबोरेटरी रिजल्ट है जो पता करेगा आपको कि पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है? इंक्रीज्ड HB लेवल, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी कल मॉर्निंग में उसका आंसर आपको दिया जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। और आज ही रात में जीके की आपको एक और क्लास करवाई जाएगी। और सेकंड चैनल पर डेली आपको 5 मिनट की क्लास है जो करवाई जाती है, जिसमें आपका कोई भी एक टॉपिक क्लियर किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।